हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री ट्रिक्स। आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, द्रव्य के सामान्य गुण। और इस द्रव्य के सामान्य गुण की यूनिट जो है इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला जो गुण है आपका प्रत्यास्थता का गुण देखेंगे, फिर सेकेंड हम पृष्ठ तनाव देखेंगे और थर्ड है शांता एवं तरल यांत्रिकी। अब तरल यांत्रिकी जो है आपका लास्ट में देखेंगे। हम सबसे पहले हम आज प्रत्यास्थता देखेंगे। प्रत्यास्थता क्या होती है? तो वे पदार्थ, पहले हम प्रत्यास्थता देखेंगे। तो प्रत्यास्थता कौन से पदार्थ में होती है, या हम जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं उनको देखेंगे। तो क्या होता है, वे पदार्थ जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन तथा आकृति में क्या आ जाए, परिवर्तन आता है, लेकिन जब आप बाह्य बल वापस हटा देते हैं तो वो पदार्थ क्या होता है, पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके प्रत्यास्थ पदार्थ। जैसे कि एक रबर होता है आपका, आप उस रबर को क्या करते हैं, वेट डाल करके आप इधर से भी खींचते हैं और इधर से भी खींचते हैं। आप कुछ देर तक तो उसको खींच करके छोड़ देते हैं, तब ये कि रबर क्या हो जाता है, वापस अपनी ही स्थिति के अंदर, जैसे अभी यहाँ पर है, आपने इसको खींचा इधर से और इधर से, देन ये ऐसा हो गया। ठीक है। जब आप इसको क्या करते हैं, खींचने के जस्ट थोड़े देर बाद ही आप इसको अगर छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, वापस अपनी पुनः स्थिति के अंदर आ जाता है। तो ये ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। तथा इसके ये इस पदार्थ पर आरोपित जो बल है उसके कारण क्या होता है, उसके कारण उसकी लंबाई, आकृति में हुए परिवर्तन को आप ये इस पर बल लगाया आपने, और इस बल से इसमें जो इसकी आकृति के अंदर आप कह सकते हैं इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, आकृति में परिवर्तन हुआ है। तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विरूपण कहते हैं। तथा ये जो बल लगाया है आपने, जिस बल के कारण इस पर क्या आया है, इसकी आकृति में परिवर्तन आया है, उस बल को आप क्या कहते हैं, विरूपक बल कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि पदार्थ का ये गुण, कौन सा गुण, जिससे पदार्थ क्या होता है, एक निश्चित सीमा में विरूपक बल आरोपित कर हटा लेने पर पदार्थ अपनी पुनः अवस्था में क्या हो जाता है, अपनी पुनः अवस्था, पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उस गुण को क्या कहा जाता है, पदार्थ का प्रत्यास्थता गुण कहा जाता है। यानी क्या होगा, अब किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण क्या हो रहा है, वस्तु पुनः अपनी अवस्था के अंदर आ रही है, तो उस गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता का गुण कहा जाता है। तो हम इस बेसिस पे अब क्या करते हैं, प्रत्यास्थता के बारे में हम देखेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि क्या है आपके पास, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास। यदि आप कोई क्या करें, एक स्प्रिंग लेते हैं, क्या ले लेते हैं आप, एक स्प्रिंग ले लेते हैं, और उस स्प्रिंग के एक सिरे को तो क्या कर लेते हैं आप, कस देते हैं। ठीक है। और दूसरे सिरे पर क्या कर देते हैं, हैंगर लगा करके, कोई एक हैंगर लगा दिया आपने, और इस हैंगर पे क्या रख देते हैं, बाट रख देते हैं। ठीक है। बाट जैसे कितना होता है, 500 kg का बाट होता है। कौन सा बाट होता है, 500 kg का होता है, 1 kg का बाट होता है, 2 kg का बाट। ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक बाट अगर आप उसके हैंगर, जहाँ पर आपने हैंगर लगाया है उस हैंगर पर लगा करके चढ़ा देते हैं, तो चढ़ाए गए बाट के भार के कारण क्या होता है, स्प्रिंग की जो लंबाई होगी आपकी, वो क्या हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है। तो स्प्रिंग की जो लंबाई है वो क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। तो अब आप क्या करेंगे, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। तथा यदि भार एक निश्चित सीमा के अंदर लगाया गया है, यानी भार आपने फिक्स कर रखा है कि 500 kg है, अब आप क्या करेंगे, उस भार को हटा लेते हैं, यानी आपने उस भार को हटाया, तो क्या हो जाएगा, आपका स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था, यानी वापस इसी अवस्था के अंदर आ जाती है। अगर, तो ये क्या है, स्प्रिंग क्या हो जाएगी, प्रत्यास्थ हो जाएगा इसका गुण। लेकिन क्या हो जाए, अब यदि लगाया गया जो भार है आपका, वो क्या हो, निश्चित सीमा से अधिक होगा, यानी आप उसको क्या करेंगे, 1 घंटे या फिक्स समय के लिए नहीं रखते, आप उसको ज़्यादा देर तक रख छोड़ देते हैं, तो स्प्रिंग जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेगी। तो ये जो, अगर स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं करती है, तो यही पदार्थ
अर्थात इसको क्या कहते हैं आप, अर्थात यदि पदार्थ से बाह्य बल हटा लेने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, उसमें स्थायी विरूपण उत्पन्न हो जाता है। यानी यहाँ पर स्प्रिंग क्या हो गई, जैसी थी वैसी तो हुई नहीं, बट यहाँ पर इसके अंदर स्थायी विरूपण, यानी इसका क्या हो गई, इसकी लंबाई फिक्स हो गई कि अब बढ़ चुकी है, तो वो कितनी ही रहेगी, कैपिटल एल, पहले स्मॉल एल थी, ठीक है, और बढ़कर के जब आपने उसके ऊपर से बाहर हटाया ही नहीं, काफी टाइम तक लगा रहा, तो उसकी जो आकृति है वो फिक्स हो जाएगी, यहाँ पर उसकी जो लेंथ है वो कैपिटल एल हो जाएगी। तो स्थायी विरूपण उत्पन्न हो गया उसके अंदर, और स्थायी विरूपण उत्पन्न होता है तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। प्रत्यास्थता की सीमा देखेंगे, बाह्य विरूपक बल की वह सीमा जिसमें कम बल लगाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। अगर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं कर रही है तो वो आपकी प्रत्यास्थता की सीमा से बाहर हो जाएगा। अगर वो उस बल को हटाने पर अपनी अवस्था को वापस प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करती है, यानी वो जो आपकी बल लगाने की सीमा होगी वो कौन सी सीमा हो जाती है, प्रत्यास्थता की सीमा होती है, या उसे प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रत्यास्थता पर ताप तथा अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम इसके लिए देखते हैं कि जो आपका ताप है उसको अगर आप बढ़ाते हैं तो सामान्यतः पदार्थ की प्रत्यास्थता क्या हो जाती है, घट जाती है। आप कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, उस पर अगर आप ताप से यानी उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उस वो क्या करता है, जल्दी से अपने आकार को बदलने की कोशिश करता है। तथा अगर आप उसको क्या कर देंगे, ताप को घटाते हैं, तो प्रत्यास्थता क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि शीशा काफी अधिक ठंडा करने पर प्रत्यास्थ हो जाता है, ठीक है, यानी इसको आप शीशे को अगर आप ठंडा करेंगे और फिर इसमें आप वजन डालेंगे तो उसका प्रत्यास्थ जो है वो काफी अधिक होता है, यानी वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट सकता है। तथा कार्बन तंतु, अगर कार्बन का कोई भी बर्तन कोई भी रहता है जो कमरे के ताप पर क्या रहता है, प्रत्यास्थ रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं, गर्म होने पर प्लास्टिक हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इन्वार मिश्र धातु है उसकी जो प्रत्यास्थता पर ताप का प्रभाव लगभग नगण्य होता है, यानी इन्वार मिश्र धातु पर प्रत्यास्थता, इन्वार मिश्र धातु की प्रत्यास्थता पर ताप का कोई प्रभाव या फिर न के बराबर उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अर्थात उचित अशुद्धि मिलाने पर अगर आप क्या करेंगे, प्लास्टिक या जो प्रत्यास्थ पदार्थ है आपके, उनमें आप अगर अशुद्धि उचित जो उसमें डलती है वही अशुद्धि मिलाते हैं तो कम प्रत्यास्थ वस्तु जो है वो अधिक प्रत्यास्थ हो जाती है, तथा कम प्लास्टिक वाली जो वस्तु है वो अधिक प्लास्टिक की हो जाती है। अब इसके बाद हम जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक वो क्या आता है, प्रतिबल, क्योंकि आपने इसको प्रत्यास्थ वस्तु में जो आपने बल लगाए हैं उन बल के बारे में एक उसको क्या कहते हैं, प्रतिबल कहेंगे। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिबल की डेफिनेशन। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु की लंबाई, आयतन अथवा आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, परंतु प्रत्यास्थता के गुण के कारण वस्तु एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है, ठीक है। वस्तु में क्या होता है, एक अंदर से एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है जो इस परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, तभी तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है। अगर उसमें उसका कोई आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न नहीं होता है, वो उस परिवर्तन का विरोध नहीं करती, तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता, लेकिन वो विरोध करती है और वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने की क्या करती है, चेष्टा करता है। तो इस बल को क्या कहते हैं, आप प्रत्यानयन बल कहेंगे, तथा इस प्रत्यानयन बल को ही आप क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। लेकिन कब कहेंगे, जब क्या होगा, प्रत्यास्थता के गुण के कारण साम्य अवस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो प्रतिबल कहलाता है। यानी प्रत्यानयन बल प्रतिबल कब कहलाएगा, जब वो क्या होगा, अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा। अतः कि यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का आप एसिड ले लें
पर आप कोई बाह्य बल यानी विरूपक बल लगाते हैं, F प्रत्यानयन बल कह सकते हैं, तो आपका जो प्रतिबल होगा वो क्या कहलाता है, माने वो प्रतिबल की डेफिनेशन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक आप देख सकते हैं, ऊपर F नीचे A, यानी ऊपर बल है नीचे क्षेत्रफल है, तो बल का मात्रक न्यूटन प्रति क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। अतः विरूपक बल किस प्रकार लगाया गया है वस्तु पर, इस आधार पर प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, सेकंड होता है अभिलंब प्रतिबल, तथा तीसरा होता है आपका स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अब हम क्या करते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अभिलंब प्रतिबल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाती है आपके पास, सबसे पहले हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल देखेंगे। जब आपका विरूपक बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है, ठीक है, यानी आपका जो प्रत्यानयन बल है वो कैसा लग रहा है, वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगता है, यानी उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन आ रहा है उस बल के कारण, तो वो बल कौन सा होता है, आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है। फिर सेकंड देखते हैं हम अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है, यानी आप जो प्रत्यानयन बल लगा रहे हैं वो प्रत्यानयन बल क्या है, वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जा रहा है, यानी ये पृष्ठ है आपका और इसके लंबवत अगर लगाया जा रहा है इस पर, तो इसके आयतन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन है या ये जो बल लगेगा आपका, वो बल कौन सा होता है, अभिलंब प्रतिबल होता है। अब फिर इसके बाद हम देखते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय बल प्रतिबल कौन सा होता है, जब विरूपक बल वस्तु की अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय लगाया जाता है, यानी आपका क्या हो रहा है, एक फलक तो क्या है उसकी स्थिर है और दूसरी फलक पर क्या लगाया जाए, उसकी स्पर्श रेखा खींच करके उस पर आप कोई बल लगाते हैं, विरूपक बल, जिससे उसकी आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो आप उस बल को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें सब में क्या हो रहा है, उसकी लंबाई में परिवर्तन आ रहा है, आयतन में परिवर्तन आ रहा है, आकृति में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, आप विकृति कहते हैं। ठीक है, वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति। भिन्नात्मक यानी या तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा, या फिर उसके आकार में परिवर्तन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वस्तु की विकृति कहते हैं। और विकृति क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है आपकी अनुदैर्ध्य विकृति, सेकंड है आपकी आयतन विकृति, एंड थर्ड आती है आपकी अपरूपण विकृति। अब हम देखेंगे कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है। तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या होगी आपकी, यदि आपका जो विरूपक बल है उसको आप क्या करते हैं, तार की लंबाई की दिशा में लगाया जाता है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, कोई तार है उसकी लंबाई अगर ऐसे है तो उस पर जब आप विरूपक बल लगाया जाता है तो तार की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, आप अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यानी आपको उसकी एकांक लंबाई में जितना परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को ही आप अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। तो इस अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास, उसके लिए हम किसी तार की प्रारंभिक लंबाई मान लेते हैं कैपिटल एल है, तथा विरूपक बल लगाने के बाद उसकी लंबाई में जो उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ है, उसकी लंबाई बढ़कर के कितनी हो गई, एल प्लस एल, तो उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, उसकी प्रारंभिक लंबाई, उसकी जो वृद्धि हुई है वो लंबाई एल कैपिटल एल प्लस स्मॉल है, उसमें से उसकी प्रारंभिक लंबाई को माइनस कर लेते हैं, तो लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, उसकी स्मॉल एल हो जाती है, तथा प्रारंभिक लंबाई तो उसकी कैपिटल एल है, तो अनुदैर्ध्य विकृति कितनी हो जाएगी, एल बाय एल। अब इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो फॉर्मूला है उसमें क्या कर रहे हैं अपन, सेम एक ही जो जिसमें भी परिवर्तन हो रहा है वही चीजें आप यहाँ ले रहे हो, लंबाई में ही परिवर्तन हो रहा है तो प्रारंभिक लंबाई ही ले रहे हैं, तो ये लंबाई को आप मीटर में डिनोट करते हैं तो इसको भी मीटर में डिनोट करेंगे, तो इसका कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या आ जाता है आपका
आयतन विकृति यानी विरूपक बल लगाने पर वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, तो वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? आयतन विकृति कहते हैं। यदि वस्तु का प्रारंभिक आयतन आप मान लेते हैं कैपिटल V है, तथा बल लगाने पर यह घट करके कितना हो गया? V माइनस स्मॉल v रह जाता है, तो आयतन विकृति क्या हो जाएगा? आयतन में परिवर्तन। कितना हो जाएगा आपका आयतन में परिवर्तन? उसका जो प्रारंभिक आयतन था उस आयतन में से उसका आयतन अब घट चुका है, तो क्या कर लेते हैं आप? माइनस कर लेंगे। माइनस कैपिटल V माइनस स्मॉल v हो जाता है। देन ये कितना है? V से V कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस का V बच जाएगा आपका, या फिर आप इसको घटे हुए आयतन में से ये भी माइनस कर सकते हैं, माइनस V हो जाएगा आपका। माइनस V क्या हो जाएगा आपका? आयतन में परिवर्तन डिवाइडेड बाय प्रारंभिक आयतन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयतन में परिवर्तन भी दो प्रकार से होगा, या तो आपका आयतन बल लगाने पर घट जाता है, या फिर आयतन आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आपका आयतन क्या कर रहा है? बल लगाने पर घट रहा है, तो आप क्या ले लेंगे? V माइनस स्मॉल v। अगर आपका आयतन क्या हो रहा है? बल लगाने पर बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे V प्लस V हो जाएगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर घटेगा तो उस जो आपका प्रतिबल लगेगा उस प्रतिबल को आप संकुचन प्रतिबल कह सकते हैं, संकुचन अनुदैर्ध्य प्रतिबल कह सकते हैं। और अगर उसका क्या हो जाता है? आयतन बढ़ जाता है, तो आप उसको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आयतन में परिवर्तन माइनस V डिवाइडेड बाय प्रारंभिक आयतन कितना हो जाएगा? कैपिटल V। इसके बाद हम देखते हैं कि अपरूपण विकृति क्या होती है। अपरूपण विकृति यानी आप किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, तथा जो ये विरूपक बल है वो वस्तु के एक पृष्ठ को स्थिर रखकर उसके विपरीत पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश लगाया जाता है, तो न तो आपकी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होगा और ना ही वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, परंतु उसकी आकृति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इस प्रकार जो आपकी विकृति उत्पन्न होती है उस विकृति को क्या कहते हैं? आप अपरूपण विकृति कहते हैं। और ये जो अपरूपण विकृति है इसको आप कैसे नापते हैं? इसको आप कोण थीटा द्वारा नापी जाती है, जिससे स्थिर पृष्ठ पर खींची गई कोई लंब रेखा घूम जाती है, यानी आपके यहाँ पर आपने कोई भी स्पर्श रेखा रहेगी वो स्पर्श रेखा क्या हो जाती है? घूम जाती है। अपरूपण विकृति इक्वल्स टू क्या होता है आपका? अपरूपण विकृति इक्वल्स टू हो जाएगा वस्तु के स्थिर पृष्ठ के लंबवत किसी रेखा द्वारा घुमा गया कोण थीटा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।